आज हम करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं यानी कि सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान के बारे में एक चीज तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और ऐसा जाहिर भी है क्योंकि जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि करीबन 60 देशों से प्रेरणा लेकर के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी कि जो अच्छे प्रोविजंस हैं हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो वो जो किस किस सोर्स से लिया है वो सोर्स हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, लेकिन आज जो हम करेंगे वो है मुख्य विशेषता। पहले विशेषता के बारे में पढ़ लेंगे और फिर कल हम उसको डिटेल में करेंगे कि किस कंट्री से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं जैसे कि आपसे लिस्ट में आपको डाल देंगे कि अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और आयरलैंड। तो और इधर इस साइड में लिख देंगे कि कौन कौन से प्रोविजन लिए गए हैं, जैसे कि इमरजेंसी के प्रोविजन कहाँ से लिए हैं, या नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सी कंट्री से लिए हैं, या मौलिक अधिकार यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसलिए आपको पहले ये पूरा देखना है कि क्या क्या हमारे इसमें प्रोविजन है, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में कि भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब ये बना था 1949 में, जब ये बन के तैयार हुआ था, तब इसमें एक प्रस्तावना यानी कि एक प्रियम्बल इंट्रोडक्शन जो होता है और 395 अनुच्छेद जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन प्रेजेंट में इतने सारे अनुच्छेद संशोधन होने के बाद, इतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां यानी कि 12 शेड्यूल है, और ये 25 भागों में डिवाइडेड है, यानी कि चैप्टर वाइज 25 चैप्टर वाइज जो है 25 भाग हैं, और उन भागों में अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। तो हम इनको भाग के हिसाब से भी पढ़ेंगे। जब भी हम आर्टिकल 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे कल पढ़ना, तो हम ये भी देखेंगे कि आर्टिकल 1 कौन से भाग में है, तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, कौन कौन से आर्टिकल इन पार्ट्स में कवर हो रहे हैं, वो सब हम करेंगे। तो आपको अभी एज ऑफ नाउ इतना याद रखना है कि 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। और कोई भी एग्जाम में आपको ऐसे बिल्कुल संख्या ऐसी नहीं दे देगा जो आपको नहीं पता होगी। तो 470 अभी तक 2019 तक का जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 470 है। अब जैसे कि विमेन रिजर्वेशन बिल आया था, ये पास भी हो गया, तो अब कुछ आर्टिकल उसमें ऐड हुए होंगे तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो आपको 470 और 465 तक का जो है ये दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं। कहीं पर 470 आए तो भी सही है, 465 आए तो भी सही है, क्योंकि कभी कभी पेपर जो है अपडेटेड भी नहीं होते हैं जी। और अगर 395 दे दे वो भी सही है, क्योंकि ये तो संशोधन होने के बाद पड़े हैं और ओरिजिनली तो हमारे 395 है ही। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये है 470। और अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनली कितने थे, मूल रूप से कितने थे, तो 395। हाँ, सम अमेंडमेंट करके इन्होंने जैसे कि 1A, B इस तरह से जो पार्ट डाले हैं, संशोधन डाले हैं, वो है उसकी वजह से 470 हुए हैं। बाकी ओरिजिनली जो हमारे 395 ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है, इतने सारे अनुच्छेद और इतने सारे पार्ट और इतनी अनुसूचियां विश्व के किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इवन जहां से हमने लिया है, ब्रिटेन से या हमने अमेरिका से जो प्रेरणा ली है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर भी इतने नहीं है। फिर है विभिन्न स्रोतों से निहित, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग स्रोतों से बना है। तो आपको याद होगा 1935 में भारत सरकार का अधिनियम आया था, इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसका मूल रूप से जो ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संरचना है, वो पूरी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई। और इसमें जो मौलिक अधिकार है, जो कि खास बात, क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका में। अमेरिका में एक है, लिखा हुआ है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हमने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है लिए हैं। और नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये हमने लिए हैं आयरलैंड से, यानी कि डीपीएसपी जो है हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये जो भी हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक तरह का ओवरव्यू है, यानी कि ऊपर से आपको एक कहते हैं ना कि ट्रेलर टाइप, बस ये एक ट्रेलर है। तो जो इसमें हमने आगे देखना है ना, जो पूरा, वो एक एक अनुच्छेद हमने पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और आपके जो क्वेश्चन भी आते हैं वो एक एक अनुच्छेद पर आते हैं, तो हम आर्टिकल वाइज ही चलेंगे कि एक में आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे ही इसके जो स्रोत हैं, कल पूरी लिस्ट हम लिखेंगे कि कौन कौन से स्रोत है। जैसे कि इसमें अभी जापान का नाम नहीं है, जर्मनी का नाम नहीं है, कनाडा का नाम नहीं है, लेकिन हमने वहां से भी, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीजें ली हैं, तो वो भी हम करेंगे। फिर है कैबिनेट सरकार एवं संसद सिद्धांत जो है, ये कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से। तो आपको पता है कि दो तरह की गवर्नमेंट है, एक तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है और एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पर है, अमेरिका में, वहां पे प्रेसिडेंट हेड होता है, पूरी गवर्नमेंट का हेड सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, वहां कोई पार्लियामेंट नहीं होती। वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है सीनेट, और सीनेट में बिल वगैरह पारित होते हैं। लेकिन हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या सिस्टम है, ब्रिटेन में किंग है, एक नॉमिनल हेड है, और क्या है, एक प्रधानमंत्री है, और संसद है। संसद में दो हाउस है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को भारत में क्या कहते हैं हम, राज्यसभा, और लोअर हाउस को क्या कहते हैं हम, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और उनको जो है ऐसे इलेक्शन देके नहीं चूज किया जाता है, उनको वहीं के जो मेंबर है संसद के, वही चूज करते हैं। जैसे कि अभी सोनिया गांधी और किसका हुआ था, अभी संसद में उनकी सदस्यता उनको मिल गई है राजस्थान से, राज्यसभा की। तो उनको सदस्यता ऐसे दी जाती है, अनऑपोज उनका उसी में ही इलेक्शन होगा, यानी कि पार्लियामेंट में ही उनका इलेक्शन होता है। उनका इलेक्शन राज्यसभा के सदस्यों का ऐसे नहीं होता जैसे कि अब लोकसभा के होंगे। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्टली। और जो लोकसभा का इलेक्शन जीत के आएगा, यानी कि लोअर हाउस की जो इलेक्शन जीत के आएगा, उसका जो बहुमत की पार्टी का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उसमें क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका में, कि अमेरिका में कैंडिडेट उठते हैं दो, बस दो, दो कैंडिडेट उठेंगे, 4 साल का उनका टेन्योर रहता है। अब अमेरिका में अब होंगे, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका में, तो वहां पर क्या है, प्रेसिडेंट होता है, वहां पे कोई प्रधानमंत्री का सिस्टम नहीं है। तो आप उसमें वो डिफरेंशिएट भी करना कि हमने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई। अब इसको अपनाने का एक और कारण भी था, क्योंकि संसदीय प्रणाली से हम बहुत ज्यादा वाकिफ है, हमें पता था, परिचित है, क्योंकि इतने साल से, 200 साल से तो ब्रिटिश ही हो गए हमारे यहाँ पर आते हुए, तो हमें पता था संसदीय प्रणाली किस तरह से काम करती है। उसका दूसरा एक और मेन कारण यह है कि भारत जो है बहुत बड़ा है, और हमारी जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये बहुत टेक्निकल है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं समझ पाती, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है कि बस प्रधानमंत्री का इलेक्शन लोकसभा द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट वाला हमारे यहाँ पर नहीं होता। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें सूट भी नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, उसे चलाने के लिए पूरी संसद चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। अब अमेरिका में तो बहुत छोटे छोटे स्टेट है, ज्यादा बड़े स्टेट नहीं है वहां पर। हमारा तो उत्तर प्रदेश के, अमेरिका के 4 स्टेट मिला के एक उत्तर प्रदेश बने। तो और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अमेरिका की हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अमेरिका की भी नहीं है इतनी। तो ये है, पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो हम, हमारा ज्यादा है, इसलिए हमारे पे वही सुटेबल करता पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कैबिनेट सरकार और संसदीय सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। जो भी सिस्टम ब्रिटेन में है वही हमने लिया। और खास बात यही है कि क्योंकि हम इससे परिचित थे सिस्टम से, इसलिए हमने यही अपनाया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बैठी
तो वही हमारी तरह ही, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमने अमेरिका वाला क्यों नहीं अपना लिया, तो उन्होंने भी सोचा होगा, लेकिन उसके कारण यही रहे कि हमारा जो देश है वो बहुत विविध है, यानी कि बहुत डाइवर्स है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कल्चर है, उसको चलाने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि सब जगह रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे कि हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री है, फिर उस मुख्यमंत्री के नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर भी है ना, और फिर हर गांव में एक पंचायत है और उस पंचायत में एक प्रधान है। तो सिस्टम जो है हमने 3 स्तर का बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड जो हेड है हमारा, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ठोस भी है, और ठोस होने के साथ साथ ये कैसा है, लचीला भी है। यानी कि इसकी इस जो हेड की जो बात है वो कैसे हम समझेंगे कि संविधान का कुछ भाग जो है बहुमत द्वारा क्या किया जाता है, बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और कुछ जो भाग है वो विशेष बहुमत द्वारा ही वो किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के तहत अमेंड। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ठोस भी है और लचीला भी है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर किसी भी स्टेट को जो है हमारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है या किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से वहां पर बिल पास होगा संसद में और वो बन जाएगा, ठीक है, ये संसद के हाथ में। लेकिन अगर संसद ये कहे कि हमें फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज करना है, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट करना है, तो विशेष बहुमत बैठेगी। अब जो सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी तो वो है जितने सदस्य वहां पे प्रेजेंट हैं वो वोट कर रहे हैं, इसे तो कहते हैं सिंपल मेजोरिटी के प्रेजेंट और वोट। जब भी ये वाला बिल आएगा इसे कहते हैं प्रेजेंट एंड वोट, जितने पर्सन वहां पे प्रेजेंट है, जितने भी एमपी प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट हो और वोट करें। लेकिन विशेष बहुमत का जो है उसमें लिखा हुआ है नॉट लेस देन 2/3, यानी कि जितने मेंबर हैं उनका 2/3। अब जितने मेंबर है उसे 2/3 से आप डिवाइड कर देंगे तो उसके सदस्य जितने 2/3 से डिवाइड करने के बाद टोटल मेंबरशिप के पर्सन आएंगे, उनको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और तब ये बिल पास होगा। जैसे कि आपको केशव नंदा भारती केस सबको पता है, केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ था ये, और 1973 में बहुत लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का केशव नंदा भारती केस। और केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है इसके पास पावर है किसी भी मौलिक अधिकार को अमेंड करने की, लेकिन इसके पास क्या पावर नहीं है कि ये संविधान का जो मूल ढांचा है उसे खराब नहीं कर सकती। तो ये इसी बात को उन्होंने कहा था कि जो विशेष बहुमत से पारित किए जा सकते हैं कर सकते हो आप, लेकिन आप मूल ढांचे को नहीं खराब कर सकते। कि मूल ढांचा क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारी प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हुई है, आप उनको एक अमेंडमेंट के थ्रू नहीं हटा सकते, बहुमत विशेष बहुमत से आपको वो पारित करवाना पड़ेगा। तो बहुमत भी हम पढ़ेंगे, ये पार्लियामेंट में आएगा मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट कि 2/3 मेजोरिटी कितनी होती है, 1/3 कितनी होती है, या फिर नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है। फिर है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। अब हमारी जो संसदीय प्रणाली है, यानी कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो ऐसी है कि यूनिटरी भी है, यूनिटरी मतलब एकात्मक भी है, और संघीय व्यवस्था है। अब यूनिटरी का मतलब है कि इसमें ऐसे कुछ प्रोविजन है कि ये किसी भी स्टेट को जो है राष्ट्रपति शासन में कन्वर्ट भी कर सकती है, यानी कि सारा जो शासन है उस स्टेट का अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन उसके साथ साथ एक संघीय व्यवस्था भी है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि सेंटर होता है, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर क्या है, यूनियन यानी कि केंद्र है, और केंद्र के नीचे क्या है, राज्य, यानी पहले केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकार है। तो इसे कहते हैं हम संघीय व्यवस्था। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र ही सारे डिसीजन ले रहा है, राज्य अपने डिसीजन लेने के लिए क्या है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि आप इस चीज को देखो कि हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था कैसी है। संघ का मतलब होता है कि सब एक स्तर बना हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि केंद्र रहेगा, केंद्र के नीचे राज्य है, राज्य के नीचे फिर राज्य के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत है, ये सब काम कर रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर हैं। 2 सरकारें हैं, डुअल गवर्नमेंट है, शक्तियों का विभाजन है इनके बीच में, और लिखित संविधान है, और संविधान की सर्वोच्चता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी चीज संविधान के विरुद्ध है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि उसको
कह सकते हैं अवैध घोषित कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने, आप लोगों ने सुना हो, अगर ना सुना हो तो उसे कहीं लिख लेना, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसे कहीं लिख लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये समझो। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे होता है कि हम, मुझे इलेक्शन लड़ना है और मुझे इलेक्शन के लिए पैसे तो चाहिए। अब पैसे किसके लिए चाहिए? मुझे बैनर छपवाने हैं, मुझे विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं, मुझे अपना कार्यालय बनाना है, उस कार्यालय में मुझे वॉलेंटियर भी रखने हैं, उन वॉलेंटियर को भी पैसा देना है। वो वॉलेंटियर मेरा जा करके क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए सामग्री भी चाहिए, न्यूज चैनल को पैसे देने हैं या फिर अखबार वालों को पैसे देने हैं। और क्या करना है? मुझे अपने वोटर्स को भी लुभाना है, अपने वोटर्स के लिए भी, जो मीटिंग में वो रैलियों में आएंगे उनके लिए भी खाने पीने का खर्चा करना है। तो ये सब गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, मतलब पार्टी के खर्चे होते हैं इलेक्शन के टाइम पे। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अपनी जेब से तो नहीं जाएगा। तो वो पैसा बॉन्ड के थ्रू आता था। अब वो बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है कि जो मुझे पैसे देना चाहता है वो एक बॉन्ड इशू करेगा मेरे नाम से और उसको एसबीआई बैंक में जाके दे देगा कि इतने पैसे उसके खाते में डाल दो, यानी कि मेरे खाते में इतने पैसे डाल दो। एसबीआई बैंक उस पर्सन का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता कि किसने बॉन्ड दिया है, कितने पैसे इशू किए हैं, ना वो बता सकता है। या तो मुझे पता है कि मुझे कितने पैसे मिले हैं और मुझे ये भी नहीं पता मुझे पैसे कितने दिए हैं, मुझे तक नहीं पता है कि मुझे किसने पैसे दिए हैं। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है, यानी कि इसको असंवैधानिक बता दिया है। क्यों? क्योंकि वोटर्स तक को ये नहीं पता कि जिस पार्टी को वो वोट देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, उस पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो इलीगल है भी या नहीं भी। अगर वो बैंक चैनल के थ्रू आ रहा है तो जरूरी है कि वो ब्लैक नहीं है। अगर मान लो आप ये कह दो कि किसी चोर बाजार से बहुत सारा जो सामान है आपने वहां पे चोर बाजार में बेच दिया, वहां से आप पैसा ला करके बैंक में डाल दिया, बैंक में डाल करके आपने मेरे को चंदा दे दिया, कि वो दे दिया चंदा, तो वो मनी वाइट मानी जाएगी? आप कहीं से भी कमा के ला कर दे रहे हैं और फिर उसमें आप लोगों को, जो मेरी जनता है, उसे तो यही नहीं पता कि वो पैसे किसने दिए, किसको दिए और कहाँ से आए। तो इसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि मतलब देखो, पार्टी एक्स वाई जेड पार्टी जो है, एक्स वाई जेड पार्टी जिसको कभी बस 40% के करीब पैसे मिले थे, चंदा मिला था, उसको 50-59% चंदा मिला है। जो अभी इलेक्शन हुए थे, लास्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था 2019 में, ठीक है, इनको इतना चंदा मिला है। यानी कि जिसको बस इतनी फंडिंग होती थी पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद उसको इतनी फंडिंग हुई है। और ये जो पैसा है करोड़ में है, कई लाख करोड़ में पैसा है, ये हजार में पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर कहाँ से आई है? ये पावर कहाँ से आई है? संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो भी संविधान के विरुद्ध है सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर सकता है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत के संविधान का रक्षक कौन है? कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, संविधान का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ही लिखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का। अब इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत नया नया टॉपिक है और ये खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय रूप। तो संसद वो हम बता ही चुके हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, है ना। तो ये तो अब याद ही रखना है और ब्रिटेन पर आधारित है। और इसे एक और चीज कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, वहां पर वो वेस्टमिंस्टर कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में एक गूगल में और सर्च करना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक बार उसको सर्च करके उसका आंसर भी देखना। फिर है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायाधिक सर्वोच्चता। अब ये मैंने आपको बताया ही है, आर्टिकल 300
68 के तहत पार्लियामेंट कोई भी लॉ जो है वो अमेंड कर सकती है, यानी कि संसद क्या है, सर्वोच्च है। लेकिन हमारी जो जुडिशियरी है वो भी कम नहीं है। हमारी जुडिशियरी विश्व में सबसे पावरफुल, अगर किसी कहीं की जुडिशियरी मानी जाती है, कहीं का न्यायालय माना जाता है, तो वो भारत का माना जाता है। इवन हमारी जुडिशियरी यूएस से भी पावरफुल है। अब इसको, इस मतलब को कैसे जानोगे कि कैसे पावरफुल है? देखो, अमेरिका में इन्होंने कोई लॉ बना दिया तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है। जैसे कि इन्होंने XYZ कोई एक्ट बना दिया, कोई भी कानून बना दिया, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है। लेकिन हमारी जुडिशरी बहुत खास है, हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है। इन्होंने लॉ बनाया, लॉ में कोई छोटा सा अमेंड किया, अमेंडमेंट कर दिया, हमारी जुडिशरी इसे भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किया। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बैंक में कुछ आर्टिकल इन्होंने अमेंड किए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल अमेंड किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो है, मैं देख के आप लोगों को सेंड करूंगी जरूर, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जजमेंट है उसमें वो आर्टिकल भी सुप्रीम कोर्ट ने विरुद्ध कर दिए, कह दिए कि ये भी असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, ये बहुत कम पावरफुल है। हमारे इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत पावरफुल है। इसमें आर्टिकल 142, मैंने शायद करंट अफेयर में भी आपको बताया है, आर्टिकल 142 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का पावर है, कंप्लीट जस्टिस, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जैसा समझेगी वैसा इन्हें ये करेंगे। जैसे कि राम जन्मभूमि में आप लोगों को याद हो, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया था और राम टेम्पल वाला जो राम जन्मभूमि है, जो लैंड है, वो दे दिया था उनको, जो हिंदू पार्टी थी उनको दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद वाले लोग थे उनको भी जमीन दी थी। क्यों दी थी? उन्होंने कहा कि इनकी जो मस्जिद थी, जो इनकी डिमोलिश हुई है, इतने सालों से ये लोग इसको मेंटेन करके रख रहे थे, इनकी भी तो मस्जिद वहां पर टूटी, तो इनको भी इनकी मस्जिद बनाने के लिए जमीन अलॉट करनी चाहिए। तो ये कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की? किस आर्टिकल के तहत किया सुप्रीम कोर्ट ने ये सब? 142 के तहत। और अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ वाला केस हुआ है, कुलदीप कुमार को जो आम आदमी पार्टी का नेता है, अब मेयर बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कौन से आर्टिकल के तहत किया सुप्रीम कोर्ट ने? 142 के तहत, क्योंकि उसको हराने के लिए उसके 8 बैलेट पेपर खराब करा दिए गए थे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब दोनों चीजें हमने अलग अलग जगह से ली है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा है और इसकी संप्रभुता है, यानी कि पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, ये बात ली है हमने ब्रिटेन से। और हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है, ये बात ली है हमने अमेरिका से। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अमेरिका से ही ली है, जो कोर्ट के बारे में है। फिर इसमें हम एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका है ये इंटीग्रेटेड है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज अलग नहीं है। और इसके साथ साथ स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी का भी प्रभाव नहीं है और किसी के भी प्रभाव में आकर ये काम नहीं करती। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल है 124 से 147, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो आर्टिकल हैं ये है 214 से 231। तो ये भी आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस किस आर्टिकल में आते हैं। फिर हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ये विशेषताओं के बारे में कर रहे हैं इसलिए ये सब हमें बताना है। मौलिक कर्तव्य 51A में लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य, और ये पार्ट 4A में भी है मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। उसके साथ साथ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपने ये नाम सुना होगा बार बार, सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड तो सुना है सबने। सेक्युलर का मतलब है हमारे देश का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो रिलीजन है इस्लाम जो है, इसका स्टेट रिलीजन है इस्लाम, मतलब इसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है। या इराक, ईरान या और जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्ट एशियन कंट्री है, इन सब ने अपना स्टेट रिलीजन बताया हुआ है कि ये इस्लामिक कंट्रीज है ना। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश में कहीं लिखा है कि हमारा देश एक वो राष्ट्र है, यानी कि
या तो इस्लामिक देश है या हिंदू देश है या क्रिश्चियन देश है, कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। या हमारे यहाँ पे तो इवन हमने ये भी नहीं कहा कि हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, हमने क्लासिकल 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज को राजभाषाओं का दर्जा दिया हुआ है। हमने कोई अपनी राजभाषा, एक भाषा हमने ऐसी भी नहीं बता रखी कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी बस मातृभाषा है जो कि हिंदी है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में वर्ड जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा ये शब्द इसमें ऐड किया गया था। संशोधन याद रखना, क्योंकि संशोधन बड़े पूछते हैं कि कौन से संशोधन के द्वारा सेक्युलर वर्ड जो है इसमें जोड़ा गया था। फिर है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये इसको याद रखना, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 शिफ्ट 1, इस शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि कौन से संशोधन के द्वारा जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है वो हमें प्रदान दिया गया, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो हमें कौन से संशोधन के द्वारा दी गई, यानी कि किस संशोधन के द्वारा वोट देने का अधिकार 18 वर्ष किया गया था। तो पहले वोट देने की जो वो थी उम्र, वो कितनी थी? 21, है ना। और फिर 21 से क्या कर दी गई? 18 कर दी गई। अब ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था? ये 1989 के अमेंडमेंट, 61वें अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। ये टोटल बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था क्वेश्चन, यूपीएसआई में ऐसे पूछा था, 61वां संशोधन 1989, और ऐसे अमेंडमेंट आपको दिए गए थे, तो आपको बिल्कुल लिख लेना, कहीं भी से रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना, कभी कभी तो रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसमें न्यूनतम आयु जो है वोट देने की 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर हमारे यहाँ पे देखो सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी आपको पता है। हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। वहां पे वो पर्सन अमेरिका का भी सिटीजन है और उस स्टेट का भी सिटीजन है जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। फिर है आपातकाल प्रावधान, यानी कि इमरजेंसी के प्रोविजन। कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 307 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आप समझिए, नेशनल इमरजेंसी तो आपको पता ही है, याद भी होगी कब लगी थी, हमारे एक ही बार लगी है अभी तक, 1975 में इंदिरा गांधी के टेन्योर में। तो उनके टेन्योर में ये लगी थी 1975 में, उसके बाद से हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी, और ये इमरजेंसी भी नहीं लगनी थी, ये भी इनकी मैलाफाइड इंटेंशन थी, उसकी वजह से लगी थी। राष्ट्रपति शासन तो देखो लगता रहता है, क्योंकि जिस भी स्टेट में अगर मशीनरी फेल हो जाती है वहां पर, तो राष्ट्रपति को वो स्टेट अपने हाथ में लेना पड़ता है, उसके जो कामकाज है राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा देखते हैं। वित्तीय आपातकाल आप लोगों को पता होना चाहिए, जब कौन हमारे अभी तक ऐसी कोई आपातकाल नहीं आई है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आपातकाल नहीं लगा था। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है जब कंट्री में पैसे की कमी हो जाती है, यानी कि हमारे यहाँ पे ट्रेड हमारा अच्छे से नहीं हो रहा, डॉलर नहीं आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया है, तब वित्तीय आपातकाल आता। तो इसमें क्या होता है कि सरकार की जो सैलरी है वो कम की जा सकती है, सरकारी एम्प्लॉय की, यानी एमपी और राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी सैलरी कम भी कर दी जाती है और कभी कभी नहीं भी दी जाती है, वित्तीय आपातकाल अगर लगता है तो इसमें समझ सकते हो कि जब पैसे की कमी होती है तो खर्च कम करते हैं, वित्तीय आपातकाल उसे कहते हैं। अभी तक यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा। त्रिस्तरीय गवर्नमेंट आपको बताइए कौन कौन सी है? केंद्र, 3 स्तर है गवर्नमेंट के, सबसे ऊपर क्या है? केंद्र, केंद्र के बाद क्या है? राज्य, और राज्य के बाद क्या है? पंचायत, है ना, यही है ना 3 स्तर। तो हमारे यहाँ पे जो है 3 स्तर की गवर्नमेंट है, इसी को कहते हैं त्रिस्तरीय गवर्नमेंट। और फिर लास्ट आता है हमारा सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये 97वां संशोधन 2011 के तहत जो है ये जोड़ा गया था। इसमें 9th बी पार्ट जोड़ा, और 243 जेड एच से 243 जेड टी तक जो आर्टिकल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं, जैसे कि अमूल वगैरह, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, और इसके तहत कोऑपरेटिव बैंक भी बनाए गए। तो दिस इज ऑल अबाउट भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और बस एक बार रिवाइज करके ही आपको याद हो जाएंगे।
पर अमेंडमेंट आपको एक बार रिवाइज करके याद नहीं होते, क्योंकि ऑप्शन में सब सिमिलर लगता है और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कल करेंगे हम इसके आगे का, यानी कि आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो स्रोत हैं, किन किन स्रोतों से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया है उनको भी मैं लिखवाऊंगी कल। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।